हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग अभी इंस्टीट्यूट ने जो नवंबर मई 24 से नया टॉपिक एक इंट्रोड्यूस किया है स्टडी मटेरियल में, उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ की ऑडिट अलग से बनाई गई है। मैं इसकी रीडिंग लेके आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। प्रोविज़न बहुत इजी है। देखिए, चैरिटेबल एंटिटीज़ जो होती है ना इंडिया में, जो समाज सेवा का काम करती है, नॉन फॉर प्रॉफिट, उसके तीन लीगल स्टेटस हो सकते हैं, या तो ट्रस्ट, या तो सोसाइटी, या तो सेक्शन 8 कंपनी। इफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इज फॉर्म्ड एज अ पब्लिक ट्रस्ट, then it will be governed by the provisions of Public Trust Act, which is applicable in the relevant state. और अगर स्टेट में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट नहीं है, तो फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। If no public trust act exists in that state, then the applicable legal legislation will be Indian Trust Act 1882. और अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रूप में बनेगी, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कंफ्यूज मत होना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है और ये नॉर्मल सोसाइटी अलग होती है। द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये सब एक्ट में वो रजिस्टर होते हैं। इन सब के अलावा उनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 12, 13। और अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनमें से फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करती है, तो उसके ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। इसको एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए बेटा। अब आइए नेक्स्ट इनके बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं। द चैरिटेबल ट्रस्ट शुड मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट, बस इतना मार्क करेंगे। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द ट्रस्ट हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, विच शुड इंक्लूड नेमली, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक होना चाहिए, जर्नल लेजर होना चाहिए, बिल्स की कॉपीज होनी चाहिए, चाहे वो बिल्स उन्होंने इशू किए हों और वो बिल्स मशीन नंबर्ड, सीरियली नंबर्ड कैसे भी हो, जो भी बिल्स सोसाइटी ने इशू किया। और अगर सोसाइटी ने किसी को पेमेंट किया, तो उसके लिए जो बिल रिसिप्ट्स इशूड होती है, वो रिसिप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द पर्सन, ओरिजिनल बिल्स जो इशू किए जाते हैं दूसरों को। और बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी अदर बुक्स मेंटेन करनी चाहिए, जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स डेमोस्ट्रेट हो सके। क्वेश्चन 3, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी ईयर द ट्रस्ट हैज टू प्रिपेयर financial statement like balance sheet, income and expenditure statement based on the books of account. The format of the preparation of the financial statement is prescribed under the respective state law. बस इतना ही मार्क करेंगे, रीड ऑनली है। अब आ जाते हैं बेटा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स maintained by the trust. Number 1, the list should be matched with the above requirements for maintaining mandatory books and records. तो हम देखेंगे कि वो लोग कौन से बुक्स मेंटेन कर रहे हैं और लॉ में कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड है। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ही हैज टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीएआई। ये उसकी थर्ड ड्यूटी हो गई। In giving the audit report, the auditor will have to use the professional skill and expertise and apply audit tests as and when the circumstances require. ये फोर्थ ड्यूटी हो गई। लास्ट पॉइंट, the auditor will have to keep in mind the concept of materiality
डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ये 5th पॉइंट कर देंगे बेटा। और ऑडिटर को ऑडिट के दौरान ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। जिस जिस एविडेंस पे वो रिलाय कर रहा है उसके डिटेल नोट्स बनाने चाहिए। 6th पॉइंट, ही शुड कीप डिटेल नोट्स ऑफ द एविडेंस ऑन विच ही हैज रिलाइड अपॉन व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट एंड ही शुड मेंटेन ऑल हिज वर्किंग पेपर्स। फिर इसी का डिटेल क्वेश्चन, व्हाट वर्किंग पेपर शुड बी मेंटेन, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मानूंगा बेटा। क्वेश्चन 6 ये मेरे लिए क्वेश्चन 5 हो जाएगा। ऑडिटर को सोसाइटी की ऑडिट के समय वर्किंग पेपर में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। द वर्किंग पेपर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, वर्क डन वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट एंड बाय होम, तो क्या क्या वर्क हुआ और उसकी ऑडिट की टीम में किसने वो वर्क किया। एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो सोसाइटी वालों ने जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसकी भी डिटेल मेंटेन करनी चाहिए। डिसीजंस ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन, तो हर एस्पेक्ट में ऑडिटर ने क्या डिसाइड किया उसका भी नोट मेंटेन होना चाहिए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय हिम, यानी कौन कौन से केस लॉ, कौन कौन से प्रीवियस प्रेसिडेंट्स उसने यूज किए अपने डिसीजंस में रीच करने के लिए। एंड क्लाइंट ने अगर कोई सर्टिफिकेट इशू किया है जिसके ऊपर उसने रिलाय किया तो वो भी उसको वर्किंग पेपर में इंक्लूड करना चाहिए। ये वैसे भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 में पढ़ते ही हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों मेंटेन होता है आप बताइए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली इसलिए मेंटेन होता है ताकि ऑडिटर ये एविडेंस दे सके कि जो भी उसने ओपिनियन एक्सप्रेस की है वो उसके एग्जामिनेशन के बेसिस पे है, जो भी ओपिनियन पे वो पहुंचा है वो मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे है, और मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो उसने ऑब्टेन किए वो पूरे फुल थे, कंप्लीट थे। इन अदर वर्ड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर इसलिए मेंटेन करता है ताकि कल को कोई आके पूछे कि ऑडिटर किस बेसिस पे अपनी ओपिनियन पे पहुंचा, तो ऑडिटर उसको सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और ये बता सके कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इस ओपिनियन पे ही पहुंचता। इंस्टीट्यूट को एक ही चीज का डर होता है कि कोई भी ऑडिटर बिना मेहनत किए, बिना डॉक्यूमेंट्स मांगे, बिना चीजों को पढ़े डायरेक्ट ओपिनियन इशू ना कर दे। इसीलिए हम जो भी ओपिनियन देते हैं ना, उस ओपिनियन को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको एक प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए हमने जिन जिन फैक्ट्स पे भरोसा किया, जिन जिन इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया, जो जो एग्जामिनेशन हमने की, उसका हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड एविडेंस दैट द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मेड बाय हिम, यानी जो उसने जांच की उसके बेसिस पे ओपिनियन हुई है। In arriving at his opinion, the auditor has given due cognizance का मतलब है importance to information and explanation given by the client, by the assessee, and the information explanation obtained were full and complete. बस ये उसको प्रूव करना है। And the auditor did not merely rely upon the information explanation, but he subjected the information explanation to reasonable test. उसको ये भी प्रूव करना होता है एविडेंस के रूप में कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली उसके ऊपर ने उसने आंख बंद करके भरोसा नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन को उसने टेस्ट भी किया है, क्रॉस वेरीफाई भी किया है, तभी भरोसा किया है। तो ये वर्किंग पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो उसकी क्या क्या ऑडिट में हमको पॉइंट्स कवर करने चाहिए। काफ़ी बड़ा डिटेल्ड आंसर है, अगर आप देखेंगे तो कुछ 17-18 पॉइंट लिखे हुए हैं और सब सिंगल सिंगल लाइन के हैं। तो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, इसको पहले एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है ना, ये अकाउंट्स के ऊपर है। ऑडिटर को फॉलोइंग पॉइंट्स एसरटेन करने हैं अकाउंट्स के ऊपर। अंदर क्या लिखा है, वेदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड रेगुलरली, बस की पॉइंट को मार्क करेंगे। वेदर अकाउंट्स आर केप्ट रेगुलरली, अकाउंट्स को याद रखना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। दूसरा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, वेदर द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर प्रॉपरली शोन इन द अकाउंट्स, कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए बस। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, सारे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग हो गई है कि नहीं।
इनकी रिसिप्ट होती है डोनेशन, एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट है कैश बैलेंस के ऊपर, वेदर कैश बैलेंस एंड वाउचर्स आर इन अग्रीमेंट इन द अकाउंट्स। थर्ड पॉइंट है कैश बैलेंस के ऊपर, तो कैश बैलेंस जो हाथ में है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अग्री करता है कि नहीं, और वाउचर्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ अग्री करते हैं कि नहीं। फोर्थ पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर कि ऑडिटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगा वो उसके सामने प्रोड्यूस किए गए कि नहीं, वेदर ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वर प्रोड्यूस बिफोर हिम। जितना मैं मार्क किया हूँ उस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट है रजिस्टर के ऊपर, तो वेदर रजिस्टर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंटेन्ड और नॉट, एंड चेंजेस इन द देयर इन आर कम्युनिकेटेड टू रीजनल ऑफिस। बस आप इतना याद रख लीजिए, रजिस्टर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंटेन किया गया कि नहीं। फिर जो इन्फॉर्मेशन उसने मैनेजर या ट्रस्टी से मांगी वो इन्फॉर्मेशन उसको मिली कि नहीं मिली, वेदर मैनेजर वेदर द मैनेजर और ट्रस्टी फर्निश द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय। अब मैं आपको ना इसको याद पक्का कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। 17 पॉइंट है, अपन को कोई 10 भी याद हो गए ना तो काफी होगा। फिर अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये पॉइंट है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी के जो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ट्रस्ट के पास जो फंड्स हैं उसको उन्होंने ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया कि नहीं, वेदर द प्रॉपर्टी ऑफ द और फंड्स ऑफ द ट्रस्ट वर अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट और नॉट। अगला पॉइंट है अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर, तो ट्रस्ट ने अगर किसी को कोई पैसा दिया है और ट्रस्ट को 1 साल से ज़्यादा वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर एज वेल एज अमाउंट रिटर्न ऑफ इन एनी ईयर। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसमें लिखा है कि अगर ट्रस्ट ने कोई भी अमाउंट एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्राविन करके इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी, वेदर एनी मनी ऑफ द ट्रस्ट हैज बीन इन्वेस्टेड कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ दैट। कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है इररेगुलर एक्सपेंसेस, तो अगर ट्रस्ट ने कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किया है या कोई भी फंड को रिकवर करने में गलती की है, नहीं किया है, फिर उसमें फेल हो गए पैसे रिकवर करने में, तो उसके बारे में ऑडिटर लिखेगा इसमें। ऑल केसेस ऑफ इररेगुलर एक्सपेंडिचर और फेलियर टू रिकवर मनी, इसको ऑडिटर रिपोर्ट करेगा और ये पता लगाएगा कि ये कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से तो नहीं हुआ, यानी ये इंटेंशनल तो नहीं है, एंड वेदर सच एक्सपेंडिचर और फेलियर वॉज कॉज्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पक्का याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अगला पॉइंट, एक साथ 5 पॉइंट बहुत ईजी है। क्या ये ट्रस्टी के ऊपर पॉइंट है, क्या मिनिमम ट्रस्टी जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है कि नहीं, और मैक्सिमम ट्रस्टी के बीच मतलब वो भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज से ज़्यादा और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज से कम ट्रस्टीज होने चाहिए। अगला पॉइंट मीटिंग के ऊपर है, तो जैसे एक्ट में रिक्वायरमेंट है रेगुलर मीटिंग्स की वैसे मीटिंग हुई कि नहीं। अगला पॉइंट मिनट्स के ऊपर है, तो वो मीटिंग्स के मिनट्स मेंटेन हुए कि नहीं। उसके बाद वाले पॉइंट को मैंने क्रॉस किया है। अगले बार डेटर क्रेडिटर जो ट्रस्टीज हैं इस ट्रस्ट के, वो कहीं सप्लायर या फिर कस्टमर तो नहीं है, कहीं वो डेटर्स या क्रेडिटर तो नहीं है। इसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट डोनेशन, अगर कोई भी एनोनिमस डोनेशन मिला है, एनोनिमस डोनेशन मतलब डोनेशन करने वाले का नाम नहीं पता होता, सीधा वो लोग जो बॉक्स होता है उसमें कैश डाल के चले जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड की गुंजाइश होती है। वो पैसे अगर अपन जेब में डाल दिया ना कोई गलत व्यक्ति, तो पता ही नहीं चलेगा। तो अनोनिमस डोनेशन जितने भी मिले हैं उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, कुछ भी अनअकाउंटेड नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इरेगुलरिटी इन प्रीवियस ईयर, इसका मतलब पुराने साल के ऑडिटर ने कोई भी इरेगुलरिटी अगर पॉइंट आउट की है तो उसको ट्रस्टीज ने कंप्लाई किया कि नहीं किया। बस इतने पॉइंट है दोस्तों। अब जैसे अगर मैं एकदम रैंडम भी बात करूं तो इतने सारे पॉइंट पढ़ने के बाद आपको कुछ 5-6 तो याद आ रहे होंगे। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर पॉइंट था, मेरे को याद पड़ रहा है। कैश बैलेंस के ऊपर पॉइंट था। फिर ट्रस्टी वाले 3 थे कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी के अंदर है कि नहीं। मीटिंग्स के ऊपर लॉ था, मिनट बुक्स के ऊपर लॉ था, है ना। और जो भी ट्रस्ट का एक्सपेंडिचर है वो ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किया गया है कि नहीं। उसके बाद इररेगुलर एक्सपेंसेस के ऊपर पॉइंट था कि इररेगुलर एक्सपेंसेस की डिटेल बतानी पड़ेगी। और पॉइंट्स क्या क्या थे बेटा, और एक फीडबैक देना है
इरेगुलर एक्सपेंसेस के अलावा कि जो भी इंफॉर्मेशन अपन ने ट्रस्टी से मांगी वो उसने वो इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं ये लोग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ऐसे करके 8-10 जनरल पॉइंट याद आ जाएंगे। अब आपको अपने आप को जज कैसे करना चाहिए, हेडिंग देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं। अकाउंट्स का पॉइंट था पहले, जैसे तो इन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, कैश बैलेंस जो है वो अग्रीमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं। इन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि ऑडिटर ने बोला वो बुक्स ऑफ अकाउंट डीड्स और डॉक्यूमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड किए कि नहीं किए। रजिस्टर के अंदर क्या लिखा था, रजिस्टर में लिखा था कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं। इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि मैनेजर और ट्रस्टी से जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो प्रोवाइड की गई कि नहीं। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा था कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है, जब फंड मनी इन्वेस्ट किया गया है वो सोसाइटी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के बारे में क्या लिखा हुआ था कि जो भी अमाउंट 1 साल से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और जो राइट ऑफ हुआ है उसको ऑडिटर मेंशन करेगा रिपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट में ये लिखा हुआ था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके किया गया है तो उसको ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। इरेगुलर एक्सपेंसेस या फेलियर टू रिकवर मनी को भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा और ये भी रिपोर्ट करेगा कि वेदर दिस अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी थे कि नहीं, मीटिंग के बारे में रेगुलर मीटिंग हुई कि नहीं, उन मीटिंग्स के मिनट्स मेंटेन हुए कि नहीं, क्या कोई ट्रस्टी डेटर या क्रेडिटर तो नहीं था। एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, संख्या ज़्यादा है बट सिंपल है। और जो अनोनिमस डोनेशन है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं, और प्रीवियस ऑडिटर ने जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट की गई थी उसको कंप्लाई किया कि नहीं ट्रस्टीज ने। ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप कोई भी 10-11 पॉइंट की तैयारी कर लीजिए दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों एक छोटा सा ऑडिट ऑफ सोसाइटीज के ऊपर भी क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको कीवर्ड से पढ़ा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। शुरू के 4 पॉइंट बहुत जनरल है कि हमको एप्लीकेबल लॉ पढ़ लेना चाहिए सोसाइटीज़ के ऊपर, जैसे कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। हमको सोसाइटी के ऑब्जेक्ट जान लेने चाहिए कि एमओए पढ़ के कि सोसाइटी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर सोसाइटीज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है तो वो एफसीआरए एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, और वो इनकम टैक्स एक्ट में भी रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो चलिए चारों पॉइंट को पढ़ते हैं एक बार। द ऑडिटर शुड एसर्टेन द गवर्निंग लेजिस्लेशंस दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो भी एक्ट एप्लीकेबल है सोसाइटी पे उस प्रोविजंस को ऑडिटर को पढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स नीड्स टू बी एसर्टेन फ्रॉम द एमओए और बायलॉस। एफसीआरए, एफसीआरए का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एसर्टेन वेदर द सोसाइटी हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए इन केस इट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और आईटी एक्ट का पॉइंट क्या है बेटा, आईटी एक्ट में सर्टेन वेदर द सोसाइटी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी ना तभी वो एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि हमको सोसाइटी का जानकारी लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमको ऑडिटर होके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से शुरू करेंगे और अकाउंटिंग पॉलिसी से। तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स, बस इतना ही पॉइंट याद रख लेंगे, ये तो जनरल ऑडिट में ऐसे करना ही पड़ता है। और साथ में हमको ऑडिटर को सोसाइटी की अकाउंटिंग पॉलिसी को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विथ रेफरेंस टू डोनेशंस एंड ग्रांट्स, यानी सोसाइटी ग्रांट्स और डोनेशन की अकाउंटिंग कैसे कर रही है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर एक पॉइंट छोड़ के हमको देखना चाहिए कि क्या सोसाइटी के ऊपर रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी की है क्या, सोसाइटीज लॉ के अंदर इस सोसाइटी ने अगर कोई गड़बड़ी की है तो क्या सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर इंक्वायरी की है। और लास्ट में ये सेम पॉइंट है ट्रस्ट के जैसा कि कोई भी इरेगुलर एक्सपेंसेस या फिर फेलियर टू रिकवर मनी का केस है तो वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए। और क्या ये फेलियर या ये एक्सपेंडिचर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से हुआ है क्या, ये पता लगाना चाहिए। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज द लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं पॉइंट्स का। अगर आपको इजी बस हेडिंग देख के याद आना चाहिए कि ऑडिटर को सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजंस को, एप्लीकेबल एक्ट को स्टडी कर लेना चाहिए, एसर्टेन करना चाहिए, उसके प्रोविजंस को पढ़ लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब था कि ऑडिटर को सोसाइटी के ऑब्जेक्ट बायलॉस से पढ़ के समझना चाहिए या एमओए से पढ़ के। एफसीआरए में लिखना है कि क्या सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन लिया है एफसीआरए एक्ट के अंदर अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है।
आईटी एक्ट में लिखना है कि क्या सोसाइटी ने इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर उसको इनकम टैक्स एक्ट के एग्जेम्पशन क्लेम करने हैं तो। और इंटरनल कंट्रोल में अपने को लिखना है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए। ऑडिटर को अकाउंटिंग पॉलिसी की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए कि डोनेशंस और रिसिप्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। ऑडिटर को देखना चाहिए इंक्वायरी वाले पॉइंट में कि क्या सोसाइटी के ऊपर रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी की। नेक्स्ट पेज में 2 पॉइंट है, तो ऑडिटर को सारे इरेगुलर एक्सपेंसेस, वेस्टफुल एक्सपेंसेस और फेलियर टू रिकवर मनी के केसेस एसर्टेन करने चाहिए और रिपोर्ट में लिखने चाहिए। और देखना चाहिए कि क्या ये सारी चीजें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कारण हुई थी क्या। सो दिस इज द ऑडिट ऑफ सोसाइटी एंड ट्रस्ट। ये क्विक रिवीजन है, आप लोग आराम से वीडियो को फिर से देख लीजिए। 20 मिनट्स में पूरे टॉपिक हमने पढ़े हैं इसीलिए।